Hello everyone, once again welcome back to my brand new channel. So I hope you all are fine and I am also fine here. So as same before starting, a little bit introduction about myself, that is I am Alka Rathi and I have done my graduation with BSc. After my graduation I have done my diploma in elementary education, that is DLED, and I am also UPTET and CTET qualified. So in this video I have discussed about that how you can teach your child to write. So the concept of writing is a little bit difficult for the children. So in this video we will discuss all about it. Okay, so that what is the appropriate age for writing of a child, and also we will discuss about that how child collaborate this concept in their cognition, that मीन्स चाइल्ड किस तरह से अपने संज्ञान में ये जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है इसको बैठा पाते हैं. ठीक है, इसको भी समझेंगे और फिर उसके बाद हम एप्रोप्रिएट एज समझेंगे कि क्या एप्रोप्रिएट एज है बच्चे की लिखने की शुरुआत कराने की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम एज समझते हैं कि क्या एज है जब हम बच्चे को लिखना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो जब बच्चा इन्फेंसी की एज में होता है, आप समझ सकते हैं कि 2.5 ईयर्स ओल्ड मीन्स बच्चा जब 2.5 साल की उम्र में है तब हमें बच्चे के हाथ में पेंसिल दे देनी चाहिए. ठीक है, जब बच्चा 2.5 साल की उम्र में तब बच्चे के हाथ में पेंसिल दे देने का सेंस ये है कि उसको ऐसा नहीं कि हम उसे अल्फ़ाबेट लिखवा दें या फिर हम उसे वर्ण लिखवा दें या डिजिट लिखवा दें. सिर्फ उसे पेंसिल दे दीजिए और एक आप नॉर्मल सी कॉपी उसके लिए ला के वहाँ रख दीजिए. उसमें वो कुछ भी करे. ठीक है, इवन वो ऐसे गोल गोल सर्किल बनाए या फिर वो जिगजैग मैनर में उसमें ड्रॉ करे. ओके, मीन्स उसको इस टाइम पे सिर्फ जो पेंसिल पकड़ने का कॉन्सेप्ट है ना वो आना चाहिए कि पेंसिल पकड़ने का कॉन्सेप्ट वो सीख ले. तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए ना, अगर बच्चा उस टाइम पे उस एज में वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता है और आगे किसी एज में जाके आप उस कॉन्सेप्ट को उसे सिखाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. और ये प्रूवन है कि अगर आज उसे पेंसिल पकड़ना सीखना है और वो आज पेंसिल पकड़ना नहीं सीख पा रहा है तो आगे की जब आप उसे एज में उसे सिखाएंगे तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि एज के हिसाब से हम चीज़ों को समझें कि जब बच्चा 2.5 साल की उम्र में तब उसे उसके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और वो उस पेंसिल को पकड़ना सीखे. ठीक है, पेंसिल सही पकड़ने का तरीका उसे आना चाहिए और एक बार में बच्चों को एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए. जैसे अगर आज हम बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं तो सिर्फ हम उसे पेंसिल पकड़ना ही सिखाएं, उसे वर्ण बनाना या लेटर्स बनाना नहीं सिखाएं. इससे क्या होता है कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट सीखते सीखते मिसमैच कर जाता है. ठीक है, अगर उसे आज हम पेंसिल पकड़ने का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो अगले 1 महीने तक, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो अगले 1 महीने तक उसे वही कॉन्सेप्ट में रहना है, उसी कॉन्सेप्ट में वो रहे और सिर्फ पेंसिल पकड़ने का तरीका सीखे. और आप बस उसे ये देखते रहिए, उसे कलर्स पेंसिल ला के दे दीजिए, उनसे वो ड्रॉ करे, है ना. बस ये देखना है कि पेंसिल को जो सही पकड़ने का तरीका होता है वो उस तरीके से पेंसिल पकड़े और कुछ भी ड्रॉ करे, है ना, कुछ भी बनाए, बस पेंसिल वो सही पकड़े. और 1 महीना कम से कम आप उसे लमसम 1 महीना पेंसिल पकड़ने का कॉन्सेप्ट सिखाइए. ठीक है, 2.5 साल की उम्र में हम बच्चे को पेंसिल पकड़ने का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और यहीं से बच्चे की स्टार्टिंग हो जाती है लिखने की. उसके बाद जब बच्चा 1-1.5 महीना अपना पेंसिल पकड़ना सीख लेता है, ठीक है, कंटिन्यूसली आप उसे दिन में थोड़ी देर के लिए पेंसिल दीजिए, कॉपी दीजिए, जिससे वो कुछ ड्रॉ करे, कुछ बनाए. बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो फिंगर्स होने चाहिए वो करेक्ट मैनर में होने चाहिए. तो उसके बच्चा इस तरह से पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, अब कहाँ से बच्चे की स्टार्टिंग करी जाए कि बच्चे को किस तरह से लिखना सिखाया जाए, है ना. तो इंग्लिश का चाहे लेटर्स हों, चाहे हिंदी के वर्ण हों, चाहे डिजिट्स हों, ठीक है, उन सबको सिखाने के लिए कुछ बेसिक सी लाइंस और कर्व का हम सहारा लेते हैं.
ठीक है। दीज आर स्लांट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड कर्व्स। तो ये सब मैं भी आपको कॉपी पे दिखाऊंगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो स्लांट लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, स्लिपिंग लाइन है, ये काफ़ी बच्चे के लिए हेल्पफुल रहती है। इससे बच्चा जो है सारा कॉन्सेप्ट वहीं सीख लेता है। बस आपको जो ध्यान रखना है, अगर बच्चा स्लांट लाइन बनाना सीख रहा है तो उस टाइम पे वो आगे का 10 से 20 दिन सिर्फ स्लांट लाइन ही बनाना सीखे। अगर वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख रहा है तो आगे के 10 से 15 दिन वो स्टैंडिंग लाइन ही बनाना सीखे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मिसमैच वाली कंडीशन बच्चे के कॉग्निशन में आ जाती है। अगर आप बच्चे को एक बार में 2 वर्ड सिखाते हैं, अगर आज आप उसे छोटा आ और छोटी ई दोनों एक साथ सिखाने शुरू कर देंगे तो वो चीज़ों को मिसमैच कर जाएगा। अगर आप बच्चे को ए और बी एक साथ सिखाना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ों को मिसमैच कर जाएगा, उसके कॉग्निशन में, उसके संज्ञान में ये सारी बातें नहीं बैठ पाएंगी। तो ये काफ़ी लंबे टाइम का प्रोसेस है, ये नहीं कि ये सिर्फ आज की बात है। हम बच्चों को अगर कुछ सिखाते हैं तो हमें एक बार में उसे एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। जब वो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को सीख ले, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तब हमें उसके लिए कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट उसके आगे रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अगर आज बच्चे को हम ए बनाना सिखा रहे हैं तो आज से लेके 20 दिन तक हमें उसे ए ही सिखाना है। अगर हम बी सिखा रहे हैं तो आज से लेके अगले 10-15 दिन तक हम उसे बी ही सिखाएं, है ना। ऐसे इसी तरह से वर्ड भी है। तो इससे क्या होगा, बच्चा चीज़ों को लेकर मिसमैच नहीं करेगा, और जो वो ए 10 दिन में सीख रहा है और बी 10 दिन में सीख रहा है तो मिला के दोनों 20 दिन में वो ए और बी सीख जाएगा। और अगर आप उसे दोनों को एक साथ सिखाएंगे तो हो सकता है अगले 30 दिन में भी वो दोनों को एक साथ ना सीख पाए। तो मतलब कॉन्सेप्ट रहना चाहिए ये कि बच्चा एक बार में एक चीज़ पे पूरा अपना ध्यान दे और उस एक चीज़ को समझे। जब वो एक लेटर सीख जाए, एक वर्ड सीख जाए, तब आप दूसरा वर्ड उठाएं उसे सिखाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इस चीज़ से मतलब परेशान ना हो, है ना। कि मैंने मतलब देखा है बच्चों की ऐसे कॉपीज़ में देखा है, पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं कि इधर छोटा लिख दिया, इधर बड़ा लिख दिया, इधर छोटी बड़ी, है ना, होमवर्क में छोटी बड़ी मिल गई। ऐसे नहीं करना है। अगर इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी, बच्चा नहीं सीख पाएगा। वो 4 वर्ड वो अगले 1 महीने तक भी नहीं सीख पाएगा। जो वो अगले 20 दिन में सीखने वाला था उसे 1 महीना क्या 2 महीने भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चे को समझने के लिए उसे एक बार में एक कॉन्सेप्ट सिखाइए, उसको वो ज़्यादा अच्छे से डील करेगा। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये वाली बात ही कही थी कि एक बार में आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सिखाइए और उसके एज के हिसाब से सिखाइए। तभी तो क्लासेस जो हैं एज के हिसाब से डिवाइड कर रखी हैं स्कूल्स में। एज के हिसाब से बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। जिस एज में जो कॉन्सेप्ट सिखाना है, अगर आप उस एज में वो कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के वो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा सीखना। इसके पीछे रीज़न है ना कि क्योंकि जब वो आगे पहुंच रहा है तो उस टाइम का कोर्स और जो पीछे उसका छूट गया वो दोनों ही उसको हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। मेरे पास भी एक बच्ची आती है, आई थिंक शी इज़ 7 years old। तो अब मैं उसे वर्ड सिखा रही हूँ। अब वो जो चीज़ उसको 4 से 5 साल की उम्र में सीख लेनी चाहिए थी, अब वो 7 साल की उम्र में सीख रही है, तो उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है सीखने में। तो ये प्रूवन है कि एज के हिसाब से अगर एज निकल गई आज सीखने की तो कल उसे सीखने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 2.5 साल की उम्र से आपको बच्चे को थोड़ा थोड़ा पेंसिल देनी चाहिए, फिर 3 साल की उम्र में जाके उसे वर्ड और लेटर्स और डिजिट्स बनवाना सिखाना चाहिए। और काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चों को पूरे 2 साल दिए जाते हैं। ये प्ले वे और एलकेजी पूरी 2 years हैं बच्चों के पास वर्ड, लेटर्स और अल्फ़ाबेट सीखने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉपी पे और वहाँ चल के देखेंगे कि हम किस तरह से स्लांट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, कर्व्स, और फिर मैं आपको छोटा बड़ा भी बनाना दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है, बच्चों को कैसे आप सिखा सकते हैं। ओके, सो हम आ गए ये कॉपी पे। ओके, ऐसे ये एक ऑल इन वन कॉपी है। आप भी अपने बच्चे के लिए इस तरह की ऑल इन वन कॉपी ला सकते हैं। लाइक इसमें स्टार्टिंग में हिंदी होता है,
then there is a English, and after English there is a section of maths. ओके, सो अब समझते हैं एक एक करके कि स्लांट लाइन क्या होती है, ठीक है। फिर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं स्लांट लाइन से, ओके, या फिर स्टैंडिंग लाइन से, किसी भी लाइन से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, सी these firstly put 2 dots। हाँ, ये आपको तब करना है जब आपका बच्चा पेंसिल चलाना सीख जाए, ओके, आफ्टर 1 मंथ, ओके। इन 2 डॉट्स को आपको बच्चे को देना है, ठीक है। पहले तो आपको उसे इस तरह से करके दिखाना है कि इन 2 डॉट्स से लाइन बनानी है, ओके। अगेन आपको बच्चे को 2 डॉट देना है, और बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है कि इन दोनों डॉट्स के साथ क्या करना है, तो आपको इस तरह से फिर बच्चा इसके ऊपर लाइन बना देगा, ओके। आपको बच्चे को तब तक सिखाते रहना है जब तक वो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को अपने माइंड में ग्रैप्स ना कर ले अच्छे से, ओके। और जब बच्चा 2 डॉट देने पे खुद से लाइन खींच ले, तो आप समझिएगा कि उसे स्टैंडिंग लाइन बनानी आ गई है, ठीक है। ये क्या थी? ये स्टैंडिंग लाइन थी, ओके। उसके बाद स्लांट लाइन समझते हैं। ये बच्चों हम तो देखिए, हम चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, लेकिन एक बच्चे को इस चीज़ को समझने में कम से कम 5 से 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर इसको वो अपने माइंड में बना के रखे, उसके लिए उसे 10 दिन और चाहिए, तो आप कम से कम इसे 20 दिन तक बच्चे से ये करवाएं, ओके। उसके बाद आप उसको स्लांट लाइन बनाना सिखाएं, 2 डॉट्स दे दें। स्लांट लाइन मीन्स तिरछी लाइन, ठीक है, और बच्चा इस लाइन को इससे मिलाएगा। अगेन आप उसको 2 डॉट्स दें, और अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो आप इस तरह से करें, ओके। फिर वो इसको इससे मैच कर देगा। दिस इज अ स्लांट लाइन। देयर इज 1 स्लांट लाइन एंड सेकंड स्लांट लाइन इज like this, okay। This is the second slant line. Both are slant lines, okay। These are the slant lines. And slipping line, 1 dot and second dot, and match it, 1 dot, second dot and match it, 1 dot, second dot। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो अगेन आप उसको इस तरह से दें, और फिर वो इसको मिला लेगा, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस तरह से इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश की कॉपी में भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं सेम। इसके बाद कर्व्स आएंगे, ओके। अगेन आप बच्चे को डॉट्स दें लाइक दिस। आप पहले खुद बना के दिखाएं उसे, खुद वो समझे। यहाँ से अगर वो नहीं समझ पा रहे तो अगेन आप उसको इस तरह से दें। ऐसे करके आप कॉपी में बना के रख सकते हैं उसके लिए, और जब भी वो आप पढ़ने बिठाएं तो आप उसको दे सकते हैं, वो बना लेगा, ओके, लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व इज दैट, this one। Okay, so these are the curves and slant line, slipping line and standing line by which you may start writing of your child, okay। तो इंग्लिश की कॉपी में भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको देना है।
So this is the English notebook. Okay, comes on this page. आपको सेम वे में आपको स्लांट लाइन समझाना है, ठीक है. Then 2 dots and match it. Standing line 2 dots and match it. Okay. And slipping line. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चा पिंक लाइन से लेके ब्लैक लाइन तक ही बनाए, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो पिंक से लेके ब्लैक तक ही बनते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट W. ओके, वो भी बाद में देख लेंगे. उसके बाद स्लिपिंग लाइन सिखाने के लिए बच्चे को ब्लैक लाइन पे सिखाएं, क्योंकि इंग्लिश में जो स्लिपिंग लाइंस होती हैं उनका ब्लैक लाइन पे ही ज़्यादा यूज़ होता है. लाइक दिस. जॉइन इट. ओके, तो आप इस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं. अब इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट सीखने की कोशिश करते हैं जो इन लाइंस के थ्रू बन पाते हैं, ठीक है. जब आप बच्चे को एक का कॉन्सेप्ट सिखाएं तो ध्यान रहे कि आप जब उसे ए सिखा रहे हैं तो लमसम उसे 1 मंथ तक ए ही सिखाएं. ओके, आप उसे 2 डॉट्स दें. दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है. हाँ, यहाँ से आप उसे यहाँ ब्लैक लाइन तक लाइन ड्रॉ करवाएं. जब वो स्लांट लाइन सीख चुका होगा तो उसके हाथ इस तरह से डगमगाएंगे नहीं. ए बनाने में वो ऐसे ऐसे करके नहीं हिलेगा. जब बच्चे इस तरह का ए बनाते हैं, जब उनके हाथ कपाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, तो फिर इससे समझ में आता है कि उन्होंने कभी स्लांट लाइन का और स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है, और सीखा भी है तो उनको अच्छे से सिर्फ एक बार में सिखाया और आगे बढ़ा दिया गया. इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाएं तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो बच्चे को पहले प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है. अगर नहीं करवाएंगे तो फिर यहाँ आके उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर फिर भी नहीं करवाएंगे तो फिर वो उसके लिए और आगे जाके कठिनाई बढ़ती ही जाएगी. तो जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएं उसमें पहले उसे परफेक्ट करें, ठीक है. तो यहाँ पे सेकंड स्लैंट लाइन, ओके, देन स्लिपिंग लाइन. दिस इज द स्लिपिंग लाइन. ध्यान रहे कि बच्चा जो स्लिपिंग लाइन बना रहा है वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही बनाए. ओके, इस तरह से ब्लैक लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए. मैंने देखा है कि लोग इस तरह के मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं कि ए बनाना सीख तो रहे हैं, बच्चे ने इस तरह से करा, इस तरह से करा और ऐसे कर दिया. ये ए नहीं है. अगर आप बच्चे को इस तरह से ए सिखाते हैं तो फिर वो उसको आगे जाके दिक्कत देगा. आपको पहली बार में कॉन्सेप्ट उसे सही सिखाना है, ठीक है. आपको क्या करना है, स्टैंडिंग स्लांट line, and on a black line there must be a slipping line. Okay, on a black line, slant line, on a black line there is a slipping line. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मीन्स मेरे कहने का सेंस ये है कि बचपन से ही टाइम जो भी आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसकी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए. अगर आप बच्चे को गलत कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चे की कभी भी कोई गलती नहीं होती, गलती होती है तो टीचर्स की और जो उसे सिखा रहे होते हैं उनकी, ठीक है. बच्चे की गलती नहीं है. अगर आप बच्चे को सही से नॉलेज ग्रैप्स नहीं करवाएंगे, सही तरह से वो नॉलेज को एसिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कहाँ गलती है. उसने जो सीखा वो वही आपको बना के देगा, इस तरह से या इस तरह से. तो पहली बार में कॉन्सेप्ट अगर सही सिखाएंगे, पहली बार में उसको प्रैक्टिस के लिए 10 से 15 दिन दे देंगे, तो फिर वो क्यों ही गलत करेगा, ठीक है. बी सीखते हैं, बी देखते हैं बी कैसे बनाया जाता है. ओके, देयर इज 3 dots and make a circle like this. Firstly, show him by yourself like standing line and these 2 curves. Okay, now give these dots and dots like this. Now children draw on it. Okay, अब बच्चा इसके ऊपर बनाएगा स्टैंडिंग लाइन देन 2 कर्व्स. अगर आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइंस और कर्व्स अच्छे से बनाना सिखा देते हैं तो कुछ ही ऐसे अल्फ़ाबेट रह जाएंगे जिनमें उन्हें दिक्कत आएगी. काफ़ी सारी दिक्कत उनकी इन स्टैंडिंग लाइंस और कर्व्स के साथ ख़त्म हो जाती है. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बी. आपको 3 डॉट्स देने हैं बच्चे को और इस तरह से बच्चे को बनवाना है. बच्चा इसके ऊपर फिर आएगा,
यहाँ से उसका बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब बच्चा सीख जाए तो आप फिर उसे 2-3 डॉट दे के बोलिए कि खुद भी बनाइए। अगर वो सीख चुका होगा तो वो खुद कर्व्स बना लेगा इनके ऊपर। ओके, फिर आपको कर्व्स देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और जब बच्चा और अच्छे से सीख चुका होगा तो इन 2 डॉट्स के सहारे भी वो बी बना सकता है। वो खुद स्टैंडिंग लाइन बना लेगा और 2 कर्व्स बना लेगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बी कम्स ऑन सी। ओके, सी, दिस इज द सी। सो ये चीज़ तो पहले भी सीख चुका है, सी लाइक अ कर्व। ओके, सी बिल्कुल कर्व की तरह होता है। आप 2 डॉट दीजिए। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको इस तरह से समझाइए, फिर वो यहाँ से इनके ऊपर कॉपी करेगा और सीख लेगा। कॉपी करेगा, ओके, इसके ऊपर कॉपी करेगा और सीख लेगा। दिस इज द सी कम्स ऑन डी। जब बच्चा सी सीख जाएगा तो इन 2 डॉट्स के सहारे भी वो सी बना लेगा। बस उसको आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी जो कॉन्सेप्ट सीख रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेट सीख रहा है, तो उसको पहली बार में कॉन्सेप्ट गलत नहीं सिखाना। मीन्स आपका सी इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप बच्चे को सी नहीं सिखाएंगे। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सी है वो पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक ही आता है, और बच्चे का भी सी जो है पिंक लाइन से लेके ब्लैक लाइन तक ही रहे, इसके आगे ना निकले। ठीक है, बच्चा इस तरह से आगे बढ़ा के अगर उसे कहीं नीचे तक पहुंचा रहा है या ऊपर कहीं बीच से शुरू कर दे रहा है, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी। वो गलत चीज़ को एसिमुलेट कर लेगा, उसी तरह से अपने माइंड में, अपने कॉग्निशन में बिठा लेगा, तो फिर आगे चल के चीज़ें मिसमैच होंगी। तो पहली बार में कॉन्सेप्ट सारे ध्यान में रखने कि ए को जो है पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक बनवाना है, पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक, और उसकी जो स्लिपिंग लाइन है ब्लैक लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए, जो मिडिल ब्लैक लाइन है उसके ऊपर ही होनी चाहिए। अगर बच्चा गलत करता है तो आप उसे बार बार टोकिए और बार बार बोलिए कि नहीं, ब्लैक लाइन के ऊपर ही बनाना है। सेम इन दिस वे बी के लिए जो स्टैंडिंग लाइन है वो आपके पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक रहनी चाहिए, उसके नीचे नहीं आनी चाहिए, पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक रहनी चाहिए। और पहला कर्व फर्स्ट ब्लैक लाइन एंड पिंक लाइन के बीच का सेक्शन, इसको कवर करते हुए बने, और सेकंड नीचे वाले सेक्शन को कवर करते हुए बने। सी के लिए भी यही ध्यान रखना कि पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक आना चाहिए। सी जो है पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक आना चाहिए। अगर बच्चा नीचे ऊपर नीचे कहीं भी बनाता है तो आप उसको तुरंत टोकिए और तुरंत बोलिए कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक आपको बनाना है। अगर आप शुरू से बच्चों को इस तरह बताते हुए चलेंगे ना, आप देखिएगा कि आपके बच्चे का जो माइंड है कितना शार्प होता जा रहा है। जब बच्चा सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट शुरू से जब क्लियर रहते हैं तो आगे चल के उसे दिक्कत नहीं होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश के जो ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो पिंक लाइन से लेके ब्लैक लाइन तक बनते हैं। सेम इन दिस वे आपका डी रहता है, पिंक लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन बनेगी, देन कर्व। ओके, दिस इज़ अ डी, पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक, एंड दिस इज़ डी। ओके, आपको बच्चे को इसी तरह सिखाना है। देखिए अब आपकी स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइंस के साथ ही सब कुछ चल रहा है ना। एंड दिस इज अ ई, देयर इज 3 स्लिपिंग लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन। ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक, ये बच्चे को बार बार आप बोल बोल के बताएं, जिससे बच्चा बाद में मिसकन्फ्यूज ना हो। पिंक लाइन से ब्लैक लाइन तक, देन 2 स्लिपिंग लाइन्स। ओके, सो आई होप बाकी के अल्फ़ाबेट्स अगर आपको सीखने हो तो आप मेरे को बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। आई होप आप चीज़ें आप लोग को भी समझ आती हैं, आप आगे का चीज़ को डील कर पा लेंगे। अब मैं थोड़ा सा हिंदी का आपको बता देती हूँ, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वर्ण लोग गलत सीख लेते हैं और गलत बनाते हैं खुद भी, और फिर बच्चों को भी गलत सिखाते हैं। ठीक है, देखते हैं, आ से शुरू करेंगे। कम्स ऑन दिस पेज, ख़राब हो गया है वो, कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, वर्ण सीख पाना, हिंदी के वर्ण सीख पाना बच्चों के लिए के बड़ों के लिए भी कठिन हो जाता है। ओके, सो आ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चा कर्व सीख चुका है तो आ के लिए हम बच्चे को ऐसे करके 3 डॉट देंगे, सॉरी देखिए इस तरह से 3 डॉट्स देंगे हम, और 1 डॉट हम यहाँ बनाएंगे।
Okay, so first curve, second curve, and then join this curve from this. This is a starting of A. एक बार और सीख लीजिए, पहले बच्चों को इतना ही सिखाना है, बाकी इसके पीछे का हम बाद में सिखाएंगे क्योंकि बच्चों को यही सीखने में दिक्कत होगी. कर्व, कर्व एंड जॉइन दिस कर्व टू दिस. दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ आ. ओके, फिर इसके पीछे आप यहाँ पे एक 1 2 3 डॉट्स दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ से ये बच्चा इसको एक स्लिपिंग लाइन से ज्वाइन करेगा एंड देन स्टैंडिंग लाइन. दिस इज अ आ. ठीक है, ये अगर आप बच्चे को इस तरह से आ सिखाते हैं तो ये गलत है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा. ये आ गलत है, ये आ ठीक है. आ ऐसे ही होता है. ओके, हिंदी में जब हम वर्ण सिखा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे वर्ण जो होते हैं एक जैसे होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, है ना. ओ भी कुछ कुछ इससे सिमिलर होता है और छोटा ओ एंड बड़ा ओ जो होता है वो भी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. तो पहले आप बच्चे को सिमिलर वर्ण सिखाएं, मीन्स जो वर्ण एक जैसे दिखते हैं वो सिखा दें, उसके बाद बाकी के सिखाएं. जैसे अभी मैंने आ सिखा दिया, इसके बाद तो ऑब्वियस बड़ा आ ही आएगा, लेकिन आप उसके बाद बच्चे को ओ भी सिखा सकते हैं जिससे बच्चा चीज़ों को और ज़्यादा ग्रैप्स करेगा. 10 दिन उसने ये सीखा, 10 दिन उसने बड़ा आ सीखा, 10 दिन छोटा ओ सीखा, तो बच्चा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा. तो ये एक अनदर वे है बच्चों को सिखाने का कि बच्चे को ऐसा होता है ना कि बीट पे बीट करते जाओ. मीन्स ऐसे नॉलेज तभी बढ़ती है जब आप नॉलेज पे नॉलेज लेते जाओ. बच्चे ने ये आ सीखा है, इसी के बाद वो बड़ा आ सीख ले और उसी के बाद वो ओ सीख ले. सिमिलर चीज़ें हैं, उसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आ. इसी तरह से आप बड़ा आ भी सिखा सकते हैं. इसके पीछे एक और स्टैंडिंग लाइन बनवा के ई देखते हैं. ई कैसे सिखाना है बच्चे को. ई के लिए पहले आप बच्चे को कर्व सिखाएं. ठीक है, डायरेक्ट उसे ई ना सिखाएं, पहले आप उसे कर्व, उसे आता ही है, एक कर्व बनवाएं, फिर यहाँ से उससे दूसरा कर्व बनवाएं. ओके, सिर्फ उसे इतना करवाएं अभी कुछ दिन तक उसे ई सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे ई में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ई उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप डायरेक्ट उनसे बनवाएंगे. तो एक कर्व बनवाएं, फिर यहाँ से उसे पॉइंट दे के दूसरा कर्व बनवाएं. जब बच्चा यहाँ देखते हैं एक कर्व, दूसरा कर्व. ठीक है, जब बच्चा इस चीज़ में परफेक्ट हो जाए ना, फिर आप उसको ऊपर नीचे का सिखा सकते हैं. लाइक 1 स्टैंडिंग लाइन, देन वो कर्व बनाएगा, देन वो सेकंड कर्व बनाएगा. फिर बच्चा इस तरह से बनाने में असमर्थ होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करिए, बच्चे से कर्व बनवाइए, सेकंड कर्व बनवाइए और फिर उसे सिर्फ एक लाइन खिंचवा दीजिए. ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह घुमा के लाइन खींचे, अभी वो इतना सीख ले यही बहुत है. ओके, फिर ऊपर शीरो रेखा. अगेन बच्चा 1 2, ठीक है, यहाँ से एक कर्व, दूसरा कर्व और फिर बच्चा यहाँ से सिर्फ लाइन खींच ले और ऊपर शीरो रेखा. शीरो रेखा, ये जो शीरो रेखा खींचने का कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को ज़रूर बताएं, नहीं तो वो आगे खींचते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि ऐसे करके शीरो रेखा भी खींचनी होती है. सो आज की वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो ध्यान रखिएगा. पहली तो यही कि आपको उनके अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से, यानी कि 2.5 साल की उम्र में आपको शुरू कर देना, उनके हाथ में पेंसिल देना है ना. और एक ये जो मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना है कि बच्चा चीज़ों को मिसमैच ना करे. आप एक बार में एक ही वर्ण सिखाएं उसे, एक बार में एक ही लेटर सिखाएं, जिससे वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सके और कंफ्यूज ना हो. सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कोई भी अगर इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.